हेलो मेरे छात्रों, मित्रों और विद्यार्थियों। अब हम एक और नए सेक्शन 9 की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एनवायरमेंटल फिजियोलॉजी। और अब हम इसका सबसे पहला चैप्टर है ओवरव्यू ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इंट्रोडक्शन। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसके जरिए ऑक्सीजन अंदर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ी जाती है। पहली सांस, फर्स्ट ब्रेथ, सिर्फ पैदाइश, बर्थ के बाद ही ली जाती है। फीटल लंग्स नॉन फंक्शनल होते हैं, इसीलिए इंट्रा यूटेराइन लाइफ के दौरान फीटल ब्लड और मां के ब्लड के बीच गैसेस का एक्सचेंज प्लेसेंटा के जरिए होता है। पहली सांस के बाद रेस्पिरेटरी प्रोसेस पूरी जिंदगी चलता रहता है। रेस्पिरेशन का हमेशा के लिए रुकना, परमानेंट स्टॉपेज, सिर्फ मौत पर ही होता है। क्या हुआ? गांव में कोई नहीं है ठाकुर साहब। पूरा गांव खाली है। क्या गांव में कोई भी नहीं? जी हाँ, पूरा गांव खाली है। कहां मर गए सब गांव वाले? नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट एट डिफरेंट एज। न्यूबॉर्न 30 से 60 पर मिनट, अर्ली चाइल्डहुड 20 से 40 पर मिनट, लेट चाइल्डहुड 15 से 25 पर मिनट, अडल्ट 12 टू 16 पर मिनट। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। 1. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसमें रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज लंग्स और ब्लड के बीच में होता है। 2. इंटरनल रेस्पिरेशन। इसमें गैसेस का एक्सचेंज ब्लड और टिश्यूज के बीच में होता है। फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दो फेजेस में होता है। 1. इंस्पिरेशन। इस दौरान एटमॉस्फेयर से हवा लंग्स के अंदर एंटर करती है। 2. एक्सपिरेशन। इस दौरान हवा लंग्स से बाहर निकल जाती है। नॉर्मल ब्रीदिंग के वक्त इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है और एक्सपिरेशन एक पैसिव प्रोसेस है। फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है जिसके जरिए हवा अंदर और बाहर मूव करती है। इसमें नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और लंग्स शामिल हैं। प्लूरा। हर लंग एक बाइलेयर्ड सीरस मेम्ब्रेन से घिरा होता है जिसे प्लूरा या प्लूरल सैक कहते हैं। प्लूरा की दो लेयर्स होती हैं, इनर विसरल लेयर और आउटर पेराइटल लेयर। विसरल लेयर लंग्स की सर्फेस से मजबूती से जुड़ी होती है। हाइलम पर यह पेराइटल लेयर के साथ कंटिन्यूअस हो जाती है जो थोरासिक कैविटी की वॉल से जुड़ी होती है। इंट्रा प्लूरल स्पेस और प्लूरल कैविटी। प्लूरा की इन दोनों लेयर्स के बीच जो पतली जगह होती है उसे इंट्रा प्लूरल स्पेस या प्लूरल कैविटी कहते हैं। इंट्रा प्लूरल फ्लूइड। इंट्रा प्लूरल स्पेस में सीरस फ्लूइड की एक पतली फिल्म होती है जिसे इंट्रा प्लूरल फ्लूइड कहते हैं और इसे प्लूरा की विसरल लेयर सिक्रीट करती है। फंक्शंस ऑफ इंट्रा प्लूरल फ्लूइड। ये एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है ताकि प्लूरा की दोनों लेयर्स के बीच फ्रिक्शन या रगड़ ना हो। ये इंट्रा प्लूरल स्पेस के अंदर नेगेटिव प्रेशर पैदा करने में शामिल होता है जिसे इंट्रा प्लूरल प्रेशर कहते हैं। प्लूरल कैविटी इन एबनॉर्मल कंडीशंस। कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस में प्लूरल कैविटी फैल जाती है जब उसमें हवा, न्यूमोथोरैक्स, पानी, हाइड्रोथोरैक्स, ब्लड, हीमोथोरैक्स या पस, पायरोथोरैक्स जमा हो जाता है। ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री। ट्रेकिया और ब्रोंकाई को मिलाकर ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री कहा जाता है। ये एयर पैसेज का एक हिस्सा बनाता है। कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री। ट्रेकिया दो मेन या प्राइमरी ब्रोंकाई में बाइफरकेट होता है जिन्हें राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई कहते हैं। हर प्राइमरी ब्रोंकस लंग्स में एंटर करता है और सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर टर्शरी ब्रोंकाई में डिवाइड होते हैं। राइट लंग में 10 टर्शरी ब्रोंकाई होते हैं और लेफ्ट लंग में 8 टर्शरी ब्रोंकाई होते हैं। टर्शरी ब्रोंकाई कई बार डिवाइड होते हैं जिससे उनकी लेंथ और डायमीटर कम होता जाता है और ब्रोंक्यूल्स की कई जेनरेशंस बनती हैं। जब ब्रोंक्यूल का डायमीटर 1 मिलीमीटर या उससे कम हो जाता है तो उसे टर्मिनल ब्रोंक्यूल कहते हैं। टर्मिनल ब्रोंक्यूल आगे चलकर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होता है जिसका डायमीटर 0.5 मिलीमीटर होता है। अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स। आमतौर पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दो हिस्सों में बटा होता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसमें नोज से लेकर वोकल कॉर्ड्स तक के सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं। वोकल कॉर्ड्स लैरिंग्स के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन के फोल्ड्स होते हैं जो आवाज पैदा करने के लिए वाइब्रेट करते हैं। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसमें ट्रेकिया, ब्रोंकाई और लंग्स शामिल हैं। रेस्पिरेटरी यूनिट। लंग्स का पैरेन्काइमा रेस्पिरेटरी यूनिट से बनता है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का टर्मिनल या आखिरी हिस्सा होता है। रेस्पिरेटरी यूनिट को लंग की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट माना जाता है। गैसेस का एक्सचेंज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सिर्फ इसी हिस्से में होता है। स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी यूनिट। रेस्पिरेटरी यूनिट रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से शुरू होती है। हर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल एल्वियोलर डक्ट्स में डिवाइड होता है। हर एल्वियोलर डक्ट एक फूले हुए स्ट्रक्चर में एंटर करता है जिसे एल्वियोलर सैक कहते हैं। एल्वियोलर सैक के अंदर की जगह को एंट्रम कहते हैं। एल्वियोलर सैक एल्वियोलाई के एक गुच्छे क्लस्टर से बनता है। कुछ एल्वियोलाई एल्वियोलर डक्ट की वॉल में भी मौजूद होती हैं। इस तरह रेस्पिरेटरी यूनिट में ये शामिल हैं: रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट्स, एल्वियोलर सैक्स, एंट्रम, एल्वियोलाई।
हर एल्वियोलस एक पाउच की तरह होता है जिसका डायमीटर लगभग 0.2 से 0.5 मिलीमीटर होता है। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। ये एपिथेलियल सेल्स से लाइंड होता है। एल्वियोलर सेल्स और न्यूमोसाइट्स। एल्वियोलर एपिथेलियम में एल्वियोलर सेल्स या न्यूमोसाइट्स होते हैं जो दो तरह के होते हैं। टाइप 1 एल्वियोलर सेल्स ये स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो टोटल सेल्स का लगभग 95% बनाते हैं। ये सेल्स एल्वियोलस और ब्लड के बीच गैसियस एक्सचेंज की असली जगह साइट होते हैं। टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स ये नेचर में क्यूबॉइडल होते हैं और लगभग 5% एल्वियोलर सेल्स बनाते हैं। इन्हें ग्रैन्युलर न्यूमोसाइट्स भी कहा जाता है। टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स एल्वियोलर फ्लूइड और सर्फैक्टेंट सिक्रीट करते हैं। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिसके जरिए गैसेस का एक्सचेंज होता है। ये मेम्ब्रेन एल्वियोलाई की हवा को कैपिलरी के ब्लड से अलग करती है। ये एल्वियोलर मेम्ब्रेन और कैपिलरी मेम्ब्रेन को मिलाकर बनती है। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का टोटल सरफेस एरिया 70 स्क्वायर मीटर होता है और इसकी थिकनेस सिर्फ 0.5 माइक्रोन होती है। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर फिगर 124.1 में समझाया गया है। नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। गैसियस एक्सचेंज के प्राइमरी फंक्शन के अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बॉडी के कई नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस में भी इन्वॉल्व होता है। खास तौर पर लंग्स एक डिफेंस बैरियर और मेटाबॉलिक ऑर्गन्स की तरह काम करते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को सिंथेसाइज बनाते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस ये हैं। नंबर 1 ओल्फैक्शन, सूंघने की शक्ति। नॉस्ट्रिल की म्यूकस मेम्ब्रेन में मौजूद ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स ओल्फैक्टरी सेंसेशन, सूंघने की फीलिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। नंबर 2 वोकलाइजेशन, आवाज निकालना। बाकी स्ट्रक्चर्स के साथ मिलकर लैरिंक्स स्पीच अपैरेटस बनाता है। हालांकि वोकलाइजेशन के प्रोसेस में अकेले लैरिंक्स ही सबसे बड़ा रोल निभाता है, इसीलिए इसे साउंड बॉक्स कहा जाता है। नंबर 3 प्रिवेंशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। हवा के साथ नॉस्ट्रल्स में एंटर करने वाले डस्ट पार्टिकल्स को नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन के बाल फिल्टर करके लंग्स तक पहुंचने से रोकते हैं। जो छोटे पार्टिकल्स इन बालों से बच निकलते हैं उन्हें नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन से निकलने वाला म्यूकस पकड़ लेता है। जो डस्ट पार्टिकल्स नेजल हेयर्स और म्यूकस दोनों से बचकर आगे निकल जाते हैं उन्हें एल्वियोलाई में मौजूद मैक्रोफेजेस अपने फैगोसिटिक एक्शन से खत्म कर देते हैं। जो पार्टिकल्स नोज और एल्वियोलाई के इन प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म से भी बच निकलते हैं उन्हें कफ रिफ्लेक्स, खांसी और स्नीजिंग रिफ्लेक्स के जरिए बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है। नंबर 4 डिफेंस मैकेनिज्म। लंग्स बॉडी के इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लंग्स के डिफेंस फंक्शंस उनके अपने डिफेंसेस और लंग्स की एल्वियोलाई की म्यूकस मेम्ब्रेन में मौजूद अलग अलग तरह के सेल्स के जरिए पूरे होते हैं। इन सेल्स में ल्यूकोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स और डेंड्रिटिक सेल्स शामिल हैं। नंबर 1 लंग्स ओन डिफेंसेस। एयर पैसेज की एपिथेलियल सेल्स कुछ इनेट इम्यून फैक्टर्स सिक्रीट करती हैं जिन्हें डिफेंसिन्स और कैथेलिसिडिन्स कहते हैं। ये सब्सटेंसेस एंटीमाइक्रोबियल पेप्टाइड्स होते हैं जो लंग्स के नेचुरल डिफेंस में बड़ा रोल निभाते हैं। नंबर 2 डिफेंस थ्रू ल्यूकोसाइट्स। एल्वियोलाई में मौजूद ल्यूकोसाइट्स, खासकर न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स, बैक्टीरिया और वायरस के खिलाफ डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया को फैगोसाइटोसिस निगलकर खत्म करना के जरिए मारते हैं, जबकि लिम्फोसाइट्स बैक्टीरिया के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। नंबर 3 डिफेंस थ्रू मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस एल्वियोलाई में एंटर करने वाले डस्ट पार्टिकल्स और पैथोजेंस को निगल लेते हैं। इस तरह ये लंग्स में स्कैवेंजर्स, सफाई करने वाले की तरह काम करते हैं। मैक्रोफेजेस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की तरह काम करके इम्यूनिटी डेवलप करने में भी हेल्प करते हैं। जब कोई बाहर का ऑर्गेनिज्म बॉडी पर हमला करता है तो मैक्रोफेजेस उन्हें मार देते हैं और उनके एंटीजन को डाइजेस्ट करके पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देते हैं। फिर ये पॉलीपेप्टाइड्स टी और बी लिम्फोसाइट्स को दिखाए जाते हैं। मैक्रोफेजेस इंटरल्यूकिन्स, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स टीएनएफ और कीमोकाइंस भी सिक्रीट करते हैं। इंटरल्यूकिन्स और टीएनएफ बॉडी के जनरल इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, जबकि कीमोकाइंस व्हाइट ब्लड सेल्स को इन्फ्लेमेशन वाली जगह पर अट्रैक्ट करते हैं। नंबर 4 डिफेंस थ्रू मास्ट सेल। मास्ट सेल एक बड़ा सेल होता है जो बेसोफिल जैसा दिखता है। ये एलर्जी और एनाफिलैक्सिस जैसी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस पैदा करता है। ये हेपरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हाइड्रोलिटिक एंजाइम सिक्रीट करता है। नंबर 5 डिफेंस थ्रू नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल एक बड़ा ग्रैन्युलर सेल है जिसे तीसरे तरह का लिम्फोसाइट माना जाता है। ये आमतौर पर लंग्स और दूसरे लिम्फॉइड ऑर्गन्स में होता है। इसके ग्रैन्यूल्स में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एनके सेल को खास तौर पर वायरसेस के खिलाफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस माना जाता है। ये वायरसेस और वायरस इन्फेक्टेड या डैमेज्ड सेल्स को खत्म करता है जो ट्यूमर बना सकते हैं। ये कैंसरस ट्यूमर्स को रोकने में भी मदद करता है और इंटरफेरॉन्स और टीएनएफ सिक्रीट करता है। नंबर 6 डिफेंस थ्रू डेंड्रिटिक सेल्स। लंग्स के डेंड्रिटिक सेल्स इम्यूनिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैक्रोफेजेस के साथ मिलकर ये भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की तरह काम करते हैं। नंबर 7 मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाटर लॉस मैकेनिज्म में रोल प्ले करते हैं। एक्सपिरेशन के दौरान एक्सपायर्ड एयर के जरिए पानी इवेपोरेट होता है और इस तरह बॉडी से कुछ अमाउंट में पानी लूज होता है।
नंबर 8 रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। एक्सपिरेशन के वक्त पानी के साथ साथ बॉडी से हीट यानी गर्मी भी बाहर निकल जाती है। इस तरह रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हीट लॉस मैकेनिज्म में भी मदद करता है। नंबर 9 रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। लंग्स ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को रेगुलेट करके बॉडी का एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। जब ये ब्लड में एंटर करती है तो पानी के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है, जो अनस्टेबल होने की वजह से हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट आयंस में टूट जाता है। ए लंग्स में ये पूरी रिएक्शन उल्टी होती है जब ब्लड से एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड जाती है। बी चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक वॉलेटाइल गैस है, इसे वेंटिलेशन के जरिए बॉडी से बाहर फूंक दिया जाता है। जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी तेज होती है तो टिश्यूज में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ जाती है, जिससे पीएच गिर जाता है। ये बढ़ी हुई हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कीमो रिसेप्टर्स के जरिए दिमाग और आर्टरीज को सिग्नल भेजती है, जिससे पल्मोनरी वेंटिलेशन बढ़ जाती है। हाइपरवेंटिलेशन की वजह से एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से निकल जाती है और पीएच वापस नॉर्मल हो जाता है। नंबर 11 एंटीकोएगुलेंट फंक्शन। लंग्स में मौजूद मास्ट सेल्स हेपरिन सिक्रीट करते हैं। हेपरिन एक एंटीकोएगुलेंट है, खून जमने से रोकने वाला सब्सटेंस जो ब्लड वेसल्स के अंदर खून के थक्के बनने, इंट्रावैस्कुलर क्लॉटिंग को रोकता है। नंबर 12 सिक्रीशन ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। पल्मोनरी कैपिलरीज की एंडोथीलियल सेल्स एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम सिक्रीट करती है। ये एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 को एक्टिव एंजियोटेंसिन 2 में बदल देता है, जो बॉडी में ईसीएफ वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सिंथेसिस ऑफ हार्मोनल सब्सटेंसेस। लंग्स के टिश्यूज कई हार्मोनल सब्सटेंसेस को भी सिंथेसाइज करते हैं, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स, एसिटाइलकोलिन और सेरोटोनिन। इन सब्सटेंसेस के बॉडी में कई सारे फिजियोलॉजिकल एक्शंस होते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन भी शामिल है। रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस। रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस वो रिफ्लेक्सेस होते हैं जो लंग्स और एयर पैसेज को बाहर के फॉरेन पार्टिकल से बचाते हैं। इन रिफ्लेक्सेस की वजह से रेस्पिरेटरी प्रोसेस में थोड़ा बदलाव आता है, ताकि फॉरेन पार्टिकल्स को बॉडी से बाहर निकाला जा सके या उन्हें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर होने से रोका जा सके। रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस नीचे दिए गए हैं। कफ रिफ्लेक्स। खांसी एक मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी प्रोसेस है जिसकी पहचान फोर्स्ड एक्सपिरेशन या जोर से सांस बाहर निकालना है। ये एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जलन या इरिटेशन या कुछ दूसरे एरियाज जैसे कि एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल, कान की नली में इरिटेशन की वजह से होता है। कॉजेज कारण। कफ मुख्य रूप से इरिटेंट एजेंट्स की वजह से पैदा होती है। ये कई तरह के डिसऑर्डर्स में भी होती है, जैसे कार्डियक डिसऑर्डर्स, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, पल्मोनरी डिसऑर्डर्स, सीओपीडी और थोरैक्स में ट्यूमर होने पर जो लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई या लंग्स पर दबाव डाल सकते हैं। मैकेनिज्म। कफ की शुरुआत एक गहरी सांस डीप इंस्पिरेशन से होती है, जिसके बाद ग्लॉटिस को बंद करके जोर से सांस बाहर छोड़ने की कोशिश या फोर्स्ड एक्सपिरेशन की जाती है। इससे इंट्राप्लूरल प्रेशर 100 mmHg से ऊपर चला जाता है। फिर ग्लॉटिस अचानक खुलता है और हवा एक धमाके के साथ बहुत तेजी से बाहर निकलती है। हवा की रफ्तार 960 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच सकती है। इससे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से इरिटेंट सब्सटेंसेस बाहर निकल जाते हैं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? रिफ्लेक्स पाथवे। कफ शुरू करने वाले रिसेप्टर्स कई जगहों पर होते हैं, जैसे नोज, पैरानेजल साइनसेस, लैरिंक्स, फेरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, प्लूरा, डायाफ्राम, पेरिकार्डियम, स्टमक, एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। एफरेंट नर्व फाइबर्स वेगस, ट्राइजेमिनल, ग्लॉसोफेरेंजियल और फ्रेनिक नर्व्स के जरिए जाते हैं। कफ रिफ्लेक्स का सेंटर मेडुला ऑब्लोंगाटा में होता है। मेडुलरी सेंटर से निकलने वाले एफरेंट नर्व फाइबर्स वेगस, फ्रेनिक और स्पाइनल मोटर नर्व से होते हुए गुजरते हैं। ये नर्व फाइबर्स प्राइमरी और एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स को एक्टिवेट करते हैं। स्नीजिंग रिफ्लेक्स। स्नीजिंग, छींकना, भी एक मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी प्रोसेस है जिसमें फोर्स्ड एक्सपिरेशन होता है। ये एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है जो नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन में इरिटेशन की वजह से होने वाला एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। कॉजेज, कारण। नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन में इरिटेशन, डस्ट पार्टिकल्स, डेब्री, एयर पैसेज में रुकावट, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन और नेजल पैसेजेस में बहुत ज्यादा फ्लूइड जमा होने की वजह से होती है। मैकेनिज्म। स्नीजिंग गहरी सांस डीप इंस्पिरेशन से शुरू होती है, जिसके बाद खुले हुए ग्लॉटिस, ओपन्ड ग्लॉटिस के साथ जोर से सांस बाहर छोड़ी जाती है, जिससे इरिटेंट एजेंट्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से बाहर निकल जाते हैं। रिफ्लेक्स पाथवे। स्नीजिंग की शुरुआत नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन की इरिटेशन, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स और नेजल म्यूकोसा में मौजूद ट्राइजेमिनल नर्व एंडिंग्स से होती है। एफरेंट नर्व फाइबर्स ट्राइजेमिनल और ऑल्फैक्टरी नर्व्स के जरिए गुजरते हैं। स्नीजिंग सेंटर मेडुला ऑब्लोंगाटा में होता है। ये ट्राइजेमिनल नर्व के स्पाइनल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सॉलिटेरियस और मेडुला के रेटिकुलर फॉर्मेशन में फैला हुआ डिफ्यूजली लोकेटेड होता है। मेडुलरी सेंटर से निकलने वाले एफरेंट नर्व फाइबर्स ट्राइजेमिनल, फेशियल, ग्लॉसोफेरेंजियल, वेगस और इंटरकॉस्टल नर्व्स के जरिए जाते हैं।
ये नर्व फाइबर्स फेरेंजियल, ट्रेकियल और रेस्पिरेटरी मसल्स को एक्टिवेट करते हैं। स्वॉलोइंग डिग्लूटेशन रिफ्लेक्स। स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स एक ऐसा रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है जो खाना निगलते वक्त फूड पार्टिकल्स को एयर पैसेज में जाने से रोकता है। खाना निगलते वक्त रेस्पिरेशन थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। रेस्पिरेशन के इस टेम्पररी रुकने को एपनिया कहते हैं। स्वॉलोइंग के दौरान सांस रुकने को स्वॉलोइंग एपनिया या डिग्लूटेशन एपनिया कहा जाता है। ये डिग्लूटेशन की सेकंड स्टेज फेरेंजियल स्टेज के दौरान होता है और फूड पार्टिकल्स को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर होने से रोकता है। इसकी डिटेल चैप्टर 43 में दी गई है। Buy myself another bottle, I don't even check the price. Black jacket on me, looking cute, make sure she looking twice. I don't even wanna go out. It's still cold even when I'm out the house. She wanna play house, what you talking about? I wanna stay out, and I'm just talking out loud. Cigarette the wrong way round. Wake